आप सब। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे 6 क्लास के इतिहास का तीसरा चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन आप देख सकते हैं कि भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। यहाँ पे जो भोजन से तात्पर्य है वह यह है कि जो फसलें उगाई जाती थी तो उन्हें अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती थी। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कि जो धान की खेती है वह गेहूं और जौ की तुलना में धान की खेती को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम आज भी देखते हैं कि किसान जो फसल उगाते हैं, मतलब ज़्यादातर जो जैसे गेहूं और जो धान की फसल उगाते हैं वो क्षेत्र के अनुसार और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही उगाते हैं। इसके बाद हम पशुओं की भी अगर बात करें तो जो पशुओं के अनुकूल वातावरण है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में मवेशियों की तुलना में जो भेड़ और बकरी है उनकी मतलब उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और वही वहाँ पे मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ और बकरी ही अपना जीवन सहजतापूर्ण व्यतीत कर सकती है। यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि जैसे कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा है कि जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने जो आरंभिक मानव थे उन्होंने अपना भोजन का उत्पादन एकदम से शुरू नहीं किया था। वह धीरे धीरे खाने का उत्पादन करने लगे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। यह हम कह सकते हैं कि जो दुनिया की मतलब जलवायु बदलती रही है वक्त के साथ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वनस्पतियाँ और पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल जो चीज़ें होती थी उनमें भी बदलाव आते रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो खाने योग्य वनस्पतियाँ थी वह धीरे धीरे इस चीज़ को जानने लगे थे कि ये कहाँ कहाँ हमें मिल सकती है। जो इनके बीज गिरते हैं इन्हें हम बोकर एक पेड़ अंकुरित कर सकते हैं और इनसे पेड़ों से निकलने वाले फलों को और जो पत्तियाँ पौधों को हम अपने खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने धीरे धीरे सीखी होगी। इसके बाद जानवरों से पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे उन्हें बचाना है ताकि वे ठीक प्रकार से बढ़ सके, उनके बीज पक सके। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने यह धीरे धीरे सीखा होगा और ये धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें बचने की प्रक्रिया क्या रही होगी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बचने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की थी वो पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को ही बचने की प्रक्रिया इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। जो जानवर थे, जो जंगली जानवर थे और जो पौधे थे वो
अलग अलग थे, मतलब जलवायु के अनुसार उन्हें अलग अलग जगह पर उगाया जाता था और वे सब अपने आप में अलग अलग थे। इसकी वजह से बसने की प्रक्रिया भी जो पौधे और जानवरों का चयन भी वो भी अलग अलग होता रहा होगा। इसके बाद मतलब जो पौधे या जानवर बीमार होने की संभावना उनमें ज़्यादा होती थी, और तो इन्हें वह लोग कम उगाते थे और पौधों को चुनते थे कि जो बड़े दाने वाले जो पौधे होते थे, जैसे अनाज पैदा होते थे, तो ये वे जो मानव थे, आरंभिक जो मानव थे, कृषि के बाद मतलब कृषि करना ही सीख गए थे, तो इन्होंने ऐसे पौधों को ही अंकुरित किया जिसमें बड़े दाने वाले अनाज निकलते थे और जिनके और मजबूत डंठल अनाज के दाने का भार संभाल सके। तो ऐसे बीजों को ही इन्होंने बोना शुरू किया। इसके बाद आप देख सकते हैं यही जानवर आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। हम यह देख सकते हैं कि प्रजनन के लिए आमतौर पर उन्होंने उन्हीं जानवरों का प्रयोग किया जो अहिंसक थे, मतलब जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और अगर वे कृषि भी करते थे उन्हें भी वह लोग ज़्यादा नुकसान जानवर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे पौधों को ही उन्होंने बोना शुरू किया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो जंगली जानवर होते थे और जो पालतू जानवर होते थे, तो जंगली जानवरों के दांत जो बड़े होते थे, ये आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, जो जंगली जानवरों के दांत हैं वे बड़े होते थे, और जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे होते थे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकाने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी भी बीज को पकने में और उसे अंकुरित होने में टाइम लगता है, तो इसलिए इन्होंने ये जो आरंभिक मानव थे कृषि करने लगे थे, उसके बाद से ये दिन, महीने या फिर मतलब सालों तक एक जगह रहना इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि जो बीज ये बोने लगे थे, जो ये कृषि करने लगे थे, तो उनमें उगने में टाइम लगता था। इसके बाद इन्होंने बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, और जो ये फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करते थे, खरपतवार हटाते थे, जानवरों और चिड़ियाओं से अपनी कृषि की जो ये सुरक्षा करते थे, इसमें बहुत से काम शामिल थे। इसके बाद ये कटाई करते थे, और जो ये अनाज का जो उपयोग करते थे उसे भी बहुत संभाल कर रखना होता था, तो इसलिए इन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं अनाज और भोजन बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये अनाज इन्होंने उगाना शुरू कर दिया था, तो इसके उगाने के साथ साथ इन्हें लगा होगा कि हमें इसका भंडारण करना चाहिए, मतलब इसे इकट्ठा करना चाहिए, ताकि आगे भी हमें खाने के लिए इसका प्रयोग कर सके। तो इसके लिए इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, टोकरियाँ बुनी होंगी, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदकर इन्होंने इन बीजों को इन अनाजों को का भंडारण करना शुरू किया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं चलते फिरते खाद भंडार। ये जो चलते फिरते खाद भंडार से तात्पर्य है कि जानवर बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन के एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया था। तो जानवरों से हमें जो लोग थे उन्हें दो तरह से मतलब
उनसे दो तरह से कार्य होता था, जिन्हें ये चलते फिरते खाद्य भंडार भी कहते थे। जैसे कि जो जानवर थे, पालतू जो जानवर थे, उनसे उन्हें दूध भी मिलता था, जो मतलब खाने का एक स्रोत था। और दूसरा, वे इन जानवरों का मांस भी खा सकते थे, जो खाने का इनका दूसरा स्रोत था। इसलिए इन्होंने इन्हें चलते फिरते खाद्य भंडार गृह कहा। मतलब कि इन्हें ये अपने साथ लेकर चलते थे और इनसे जो मतलब खाने के जो स्रोत थे वो यह मान सकते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं जो कृषक और पशुपालक के जो मतलब जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसमें आप आगे देखेंगे कि जो हमारे पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इसके बाद वास्तव में निर्दिष्टित स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी। यही नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में भी मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने को अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। इसे लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों को पहचान की होगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्हें जो खुदाई करके अवशेष मिले हैं, जैसे कि जो हमारा पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, जो मतलब वर्तमान में आधुनिक कश्मीर है, या फिर जो दक्षिण भारत में पाए गए अवशेष हैं खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं, इनसे पता चलता है कि वे लोग मतलब जो पौधे वहाँ से हमें जो पौधे थे और जो जानवर थे, उनके हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि वे लोग पशुपालन करते थे, बस्तियाँ इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद जो हमें अनाज के जले हुए दाने के अवशेष मिले हैं, तो कह सकते हैं कि वे लोग आग का प्रयोग करने लगे थे और अनाज को भी जलाते थे। ये तो हम नहीं कह सकते कि वे जानबूझ के जलाते होंगे, पर हाँ, वे इस चीज़ का प्रयोग करने लगे थे और अलग अलग फसलें उगानी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये हमें बहुत से साक्ष्य अलग अलग जगह से मिले हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, अनाज और हड्डियाँ, पूरा स्थल, गेहूँ जो भंडार, बकरी, मवेशी, ये हमें मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से मिले हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान है वर्तमान में। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डी हवा से हमें मिले हैं, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। चावल, मवेशी, मिट्टियाँ, खुरों के निशान हमें महागढ़ से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन गुफकराल से हमें मिले हैं, जो वर्तमान में कश्मीर है। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के जो हमें अवशेष मिले हैं, वो बुरजहोम से मिले हैं, जो आधुनिक कश्मीर है। गेहूं, हरे चने और जो भैंस बैल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो चिरांद, जो आधुनिक बिहार है। जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, जो हमें हल्लूर, आधुनिक मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर के ये हमें पेयमपल्ली से प्राप्त हुए, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ मतलब जगहें हैं जहाँ से हमें इन चीज़ों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, ये अस्थाई जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। अस्थाई जीवन की और पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम वर्तमान कश्मीर में, जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्हें जो खुदाई से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जो बुरजहोम से हमें प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान कश्मीर में है। तो गड्ढे के नीचे ये लोग घर बनाते थे, जिन्हें गर्त आवास कहा गया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जो मतलब अगर घरों के नीचे घर बनाएंगे तो वहाँ मतलब उन्हें ठंड से, जो ठंड का मौसम उस टाइम में होता था, आज भी होता है, पर
हम मान सकते हैं कि उस टाइम में ठंड ज़्यादा होती होगी, तो ये अपने जो घर थे वो नीचे गर्तावास में बनाते थे, तो इससे ठंड के मौसम में बचने से इन्हें सुरक्षा मिलती थी। इसके बाद जो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर जो आग जलाने के साक्ष्य मिल रहे हैं, इनसे साक्ष्यों को देखकर मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर आग जलाते होंगे खाना पकाने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी है जो पत्थरों के औजार भी हमें मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें भी औजार भी है जिनकी धार की ओर अधिक पेने करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे जो हमें कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये पुरापाषाण युग से भिन्न है। मतलब कि जो पुरापाषाण जो हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है, जो वह पत्थर थे उनसे ये भिन्न है ये पत्थर, तो इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। और इनमें वे औजार भी है जिनकी धार बहुत ज़्यादा तेज होती थी, शायद मतलब जिनसे ये शिकार करते होंगे, और इन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। इसके बाद और ओखली और मूसल भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओखली और मूसल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अनाज थी और वनस्पतियाँ थी, जो भी अन्य चीज़ें थी, उन्हें इन्होंने पीसना शुरू कर दिया होगा। और आज भी, अगर आज भी हम देखें हजारों सालों बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी होता है, जो किसी चीज़ को पीसने के काम में आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पत्थर थे, ये जो आप पत्थर देख पा रहे हैं, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ पत्थर के ही नहीं बनाए जाते थे, इस जानवरों की हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इसमें नवपाषाण युग के पुरस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। नवपाषाण युग के जो पुरास्थल थे उनसे हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जो आगे आप देख सकते हैं। और जो इन बर्तनों का उपयोग है वे अलग अलग चीज़ों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुरास्थलों से हमें बर्तन भी प्राप्त हुए, जैसे कि आप ये चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो ये लोग जैसे कि गेहूँ और दलहन जैसे अनाज का आहार मतलब खाने के लिए प्रयोग करने लगे थे, तो हम कह सकते थे कि इस पात्र का प्रयोग शायद कुछ रखने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए करते होंगे, क्योंकि इन लोगों ने आग जलाना भी सीख लिया था। फिर उन्होंने कपड़े ये लोग बुनने लगे थे, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने लगे थे, जिससे कि ये मतलब कपास से कपड़े बनाए जा सके। इसके बाद परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए होंगे, ऐसे हम भी कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर तरफ चारों जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे। वही अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि एकदम से तो इतना परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे लोगों ने मतलब जो आरंभिक लोग थे उन्होंने खाद्य संग्रह करना सीखा, जानवरों का शिकार करना सीखा, फिर आग जलाना सीखा, फिर एक जगह पे रहना सीखा, फिर उन्होंने कृषि करना सीखा, फिर उन्होंने जो ये अनाज थे इनका खाने के लिए प्रयोग करना सीखा, पशुपालन करना सीखा। तो ये एकदम से नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन भी इसमें आए, तो वे धीरे धीरे आए और मौसम के मुताबिक बदलकर ये लोग धीरे धीरे अपनी जीविका चलाने लगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अन्य रीति रिवाज क्या थे। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने इसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यहाँ पे जो पुरातत्वविद है वे स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जैसे कि
किसानों पर अपना अध्ययन किया है, कृषक और पशुपालक के जो समूह रहते थे उस टाइम में, तो उन्हें जनजाति कहा है। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग ऐसे थे कि जो आज भी जो रीति रिवाज मानते हैं वो पहले से ही प्रचलित है, मतलब आरंभिक समय से ही प्रचलित है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आप जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये जनजाति है, ये लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध में अच्छे होते हैं और एक परिवार के समूह में मिलकर रहते हैं, इसलिए इन्हें जनजाति कहते हैं। इसके बाद जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इससे जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे देखभाल करने के लिए फसल काटने का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े झुंड को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे झुंडों को यहाँ जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी की तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पे जनजाति के बारे में कुछ हमें जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि ये लोग जो जनजाति के सदस्य थे वे भोजन संग्रह करते हैं, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। जो महिलाएं हैं वे आज भी जो खेती करती हैं, बीज बोने का काम या फिर फसल काटने का काम महिलाएं करती है। जो बच्चे हैं वे फसलों की रक्षा करते हैं। रक्षा का मतलब है यहाँ पे कि वे जो चिड़िया होती है, जो जानवर होते हैं, उन्हें वे दूर भगाते हैं। फिर जो औरतें हैं, वो औरतें और पुरुष मिलकर जैसे कि छोटे छोटे काम होते हैं कि दूध निकालना या फिर बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना, औजार बनाना, झोपड़ियाँ बनाना आदि साथ में मिलकर करते हैं। इनका गाना और नाच और घरों की सजावट भी का भी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जो ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी, वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वैश्य महिलाओं को भी उनके ज्ञान अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बच्चे कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समान अन्य समाजों से भिन्न होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ व्यक्ति जो वृद्ध होते हैं तो उन्हें नेता मान लिया जाता है, मतलब वे जो भी उन्हें निर्णय लेना होता है वे इन्हीं के पास जाते हैं। कुछ जो महिलाएं जो उम्र दराज की होती है उन्हें भी यह सम्मान प्राप्त है कि वे आसपास के जो फैसले हैं उनका जो आसपास की जो भी ज़रूरतें हैं उनका फैसला लिया जा सके। फिर जनजातियाँ ये जो होती है ये बहुत ही जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती है। जो इनकी भाषा होती है, संगीत होती है, फिर चित्रकारी होती है, ये भी अलग होती है और इनके अपने देवी देवता अलग होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, यहाँ पे हमने देखा है ये सब पूरे कुनबे की संपत्ति होती है, मतलब पूरी जनजाति की संपत्ति होती है, जिनका उपयोग ये एक साथ मिलकर करते हैं। ये गरीब और अमीर में खास अंतर नहीं करते, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न है, क्योंकि ये गरीब अमीर में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते और ये एक कुनबे की तरह रहते हैं। इनकी सांस्कृतिक परंपराएं अलग है, इनकी भाषाएं अलग है, इनका रहन सहन अलग है, तो इनसे हम कह सकते हैं कि ये अन्य समाज से भिन्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाँव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं, मतलब जो गाँव में लोग रहते हैं वे अधिकांश भोजन उत्पादन के लिए ही, मतलब हम यह कह सकते हैं कि कृषि करते हैं, तो इससे भोजन उत्पादन में हम सहायक मान सकते हैं। इसके बाद है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। जो हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा है कि जो बोलन दर्रा है, जो हाँ, एक हरा भरा समतल स्थान है, जो इस वक्त मतलब हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ का स्थान है वह स्थान है जहाँ पे सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ की खेती करना शुरू किया था और भेड़ और बकरी को पालना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पुरातत्वविदों को प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ से हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर का, जैसे कि हम पहले से कहते हैं कि ये शिकार करते थे, तो ये जंगली जानवरों का ही शिकार करते थे। इसके बाद भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने मवेशियों को पालना शुरू कर दिया था। इसके बाद मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ से कुछ चौकोर और आयताकार के घर मिले हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 4 या उससे अधिक कमरे होते होंगे, मतलब हुए हैं, और भंडारण के काम आते हो। भंडारण से मतलब है जैसे कि इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया था, गेहूँ और अनाज को इन्होंने भंडार के तौर पे रखना शुरू कर दिया था ताकि ये खाने के लिए उसका प्रयोग धीरे धीरे कर सके। इसके बाद पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। ये खुदाई करके ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ पहले आई और कौन सी बाद में। आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते थे और टूटे फूटे सामान कूड़ा करकट जो थे आसपास जमा होते रहते थे। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन पर धीरे धीरे ऊंची होती रहती थी और फिर सैकड़ों सालों के बाद वह टीला बन जाता था। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती थी तो उसके सबसे निचले स्तर पर सबसे पुराना होता था, उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते थे और यहाँ ऊपरी निचली सतह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि जब ये लोग अपना घर बनाते थे दोबारा, मतलब दोबारा एक बार टूटने के बाद जब ये दोबारा घर बनाते थे तो जो उसका आसपास का जो कूड़ा कचरा करकट या फिर जो भी रहता होगा वे आसपास में इकट्ठा कर देते थे। धीरे धीरे उस चीज़ से टीला बन जाता था। और जब भी आज के टाइम में जब भी हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो जो सबसे निचला हिस्सा, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वो सबसे पुराना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं के घर भी बनाने लगे थे। इसके बाद मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक के मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये लोग मानते थे कि जो इनके सगे संबंधी जो मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु हो जाती थी तो इनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसके लिए ये कब्रों में जो मरने वाले की प्रिय वस्तु होती थी या फिर खाने के लिए बकरी को दफना देते थे, अन्य चीज़ों को दफना देते थे। यहाँ पे हमें कुछ मेहरगढ़ से ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जो मृतक है, ये मनुष्य है, इसके साथ बकरी को दफनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग मृत्यु के बाद भी जीवन होने का साक्ष्य मानते थे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते थे। तो मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र आप देख पा रहे हैं। इसमें जो कंकाल है इसके साथ बकरी को दफनाया गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ये
यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह खरेल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेटाटाइट पत्थर भी मिले हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार बर्तन भी मिले हैं। जो ये दाऊजली हेडिंग है, ये एक स्थान है। यह चीन और म्यांमार के बीच में जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी है। जो खराल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो भोजन के लिए अनाज उगाई जाती थी, इसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। एक जेडेटाइट पत्थर था जिसके उपकरण बनाए जाते थे, ये भी हमें यहाँ से मिला है। तो हम इसे यहाँ पे जो जेडाइट पत्थर था, इसे हम मान सकते हैं कि चीन से आया होगा। इसके बाद जो पुरास्थल थे, यहाँ से हमें अति प्राचीन लकड़ी जो भी प्राप्त हुई है, जो धीरे धीरे यह बहुत कठोर थी। तो यह मतलब इस जो यह लकड़ी थी, यह बहुत लकड़ी थी या पत्थर बन गई होगी। इससे हमें जानवर और बर्तन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ये कुछ उपयोगी शब्द है: कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर और कब्र। तो ये कुछ उपयोगी शब्द हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। इसके बाद कुछ ये आप तिथियाँ देख पा रहे होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ लगभग 12,000 साल पहले है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले माना गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा। जो हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी है वो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।